नमस्कार दोस्तों, मैं आराध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी अड्डा में। दोस्तों, यह आपके एसएससी जीडी 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है, जो कि है जिसका नाम सक्सेस सीरीज है। और इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग जीएस के सारे सब्जेक्ट को कवर कराएंगे, जैसे आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, साइंस टेक्स, सारे सब्जेक्ट को कवर कराएंगे। और हर सब्जेक्ट का आपके 7 से 8 क्लास चलेंगी, जिसमें कि आपके एसएससी जीडी के जितने भी अब तक एमसीक्यू हुए हैं, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, सारे को कराएंगे और बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन कराएंगे। और जो भी उन टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी साथ ही साथ लेके चलेंगे। दोस्तों, इस क्लास को कंप्लीट होने के बाद हम थ्योरी क्लास भी लाएंगे। पहले एमसीक्यू इसलिए ला रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन देखेंगे। किस शासक ने अपने संस्मरणों अर्थात आत्मकथा में अनाज के परिवहन में बंजारों की भूमिका का उल्लेख किया है? तो आप बताइए किस संस्थान ने किया है? वो आपके जहांगीर ने किया है। इन्होंने अपने संस्मरण में अनाज की जो परिवहन की भूमिका थी, बंजारों की भूमिका थी, जो बंजारा एक जनजाति होती है, उनका उल्लेख इन्होंने किया है। और इनकी आत्मकथा का नाम बताइए आप, जहांगीर की आत्मकथा का नाम। तुजू के जहांगीरी, तुजू ए जहांगीरी। आप लोग बता दें कि इस क्लास का जो है आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। और धीरे धीरे आपके क्वेश्चन वाइज ही सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। और जब भी आपको क्वेश्चन जैसे हम पूछ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कितने आपके आंसर जो है सही होते हैं। तो तुजू के जहांगीरी जो है आपके जहांगीर की आत्मकथा थी, जिसे जहांगीरनामा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन की विद्यार्थी अवस्था का वर्णन किस शब्द से किया जाता है? पहले तो आप बताइए, जो प्राचीन हिंदू दर्शन थे उसमें जीवन को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? तो 4 अवस्थाएं थी। जैसे कि आपका इसमें विद्यार्थी जीवन की अवस्था को पूछ लिया गया है, उसी तरह से आपकी आगामी परीक्षा में जो है अन्य इनकी जो 4 अवस्थाएं थी उससे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको चारों अवस्था याद रहना जरूरी है। तो आपके थे वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी और गृहस्थ। यह चारों आपके जो है हिंदू दर्शन में जो जीवन है उसकी अवस्थाएं थी 4। आपको बता दें, विद्यार्थी अवस्था जो थी उसका वर्णन ब्रह्मचारी वर्ड से किया जाता है। ब्रह्मचारी में क्या किया जाता था कि जो भी शिष्य होता था वो गुरु के आश्रम जाकर ही वेद शास्त्र का ज्ञान ग्रहण करता था और अपनी युवा अवस्था तक वहां शिक्षा को ग्रहण करता था, तब पश्चात अपने घर को लौटता था, ठीक है। अब वानप्रस्थ में क्या होता था, वन की ओर प्रस्थान करते थे और वहां शिक्षा ग्रहण करते थे। सन्यासी अर्थात अपना सारा मतलब संपूर्ण चीजें त्याग करके सन्यासी जीवन अपना लेते थे। और गृहस्थ जीवन, गृहस्थ अर्थात विवाहित, जो विवाहित होते हुए भी इस चीज को फॉलो करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मेरठ रेजिमेंट के विद्रोही सैनिक देश का शासन किसे सौंपना चाहते थे? मेरठ रेजिमेंट के विद्रोही सैनिक अर्थात आपकी जो 1857 की क्रांति हुई थी, जो कि एक इसके चार को जो गाय का वो होता है चमड़ा, उससे बनी होती है, जो आपके विस्फोटक वस्तुएं होती हैं, तो उससे स्टार्ट हुई थी और जाके एक बहुत ही बड़ा जो है विद्रोह का कारण हो गई थी। तो आपको बता दें, जो मेरठ रेजिमेंट के जो विद्रोही सैनिक थे, ये 10 मई 1857 को दिल्ली की ओर प्रस्थान किए, ठीक है। और इन्होंने जो बहादुर शाह जफर थे, ये मुगलों के अंतिम बादशाह थे। इन्हें अपना भारत की तरफ से नेतृत्व करवाना चाहते थे, जो अंग्रेजी सेना के खिलाफ। तो इन्होंने इस संदर्भ में दिल्ली की ओर कूच किया और बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्वकर्ता घोषित किया, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर होंगे। आपको बताते हैं इस घटना के बाद क्या हुआ कि जो बहादुर शाह जफर थे, इन्हें क्या कहते हैं, अंग्रेजी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें रंगून की जेल में भेज दिया गया और वहीं पर इनका 1862 में निधन हो गया। जबकि आपके जो अन्य विद्रोही होते थे उन्हें काला पानी की सजा दी जाती थी, जबकि बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बिम्बिसार की कथित रूप से हत्या करने या उसे आत्महत्या के लिए विवश करने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? अर्थात बिम्बिसार जो थे, इनका कहा जाता है कि किसी ने हत्या की थी या उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया था, ठीक है? तो इनके पुत्र ही थे जो कि अजातशत्रु ने इन्हें अपनी आत्महत्या के लिए विवश किया था। और अजातशत्रु जो है यह देवदत्त के बहकावे में रहता था। देवदत्त आपको बता दें कौन था यह? देवदत्त के उकसाने पर यह अपने पिता को मारना चाहता था, जिससे कि यह जल्दी से जल्दी इसको सत्ता प्राप्त हो सके और यह राजपाट का कार्य संभाल सके। और यह देवदत्त कौन था? तो ये महात्मा बुद्ध का जो है चचेरा भाई था, ठीक है? और आपको बिम्बिसार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बिम्बिसार किस वंश से थे? तो यह हर्यक वंश थे, हर्यक वंश से संबंधित थे और मगध से संबंध रखते थे। और आप कैसे याद रखेंगे कि बिम्बिसार हर्यक वंश से थे? ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी? तो औरंगजेब की जो है मृत्यु आपके 1707 में हुई थी। और औरंगजेब को आलमगीर प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब का दूसरा नाम क्या है? आलमगीर, आलमगीर प्रथम, ठीक है? आलमगीर प्रथम, जिसकी मृत्यु 1707 में हुई थी और किस स्थान पे हुई थी आपको बता दें? महाराष्ट्र के अहमदनगर में, अहमदनगर। और इनका शासनकाल बहुत ही पूछा जाता है। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है बताइए? तो औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक, ठीक है? और इनके शासनकाल में जो है मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। आयुर्वेद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको बता दें महर्षि चरक को जो है आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने चरक संहिता की रचना की है। और आपके सुश्रुत सुश्रुत इनको किसके रूप में जाना जाता है? तो यह शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाने जाते हैं, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में, ठीक है? शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सुश्रुत को। और नागा अर्जुन की एक रचना है जो कि बहुत प्रसिद्ध है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो है माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र, ठीक है? आप लोग ध्यान रखिएगा। और महर्षि चरक ने किसकी रचना की थी? चरक संहिता की। और इन्हें आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। और चरक संहिता आपका जो है आयुर्वेद का सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है, ठीक है? कौन सा वेद मुख्यतः अपनी संगीतात्मक सामग्री के लिए जाना जाता है? तो आप बताएंगे सामवेद जो है आपका यह भारत के शास्त्रीय संगीत का जनक भी इसे जाना जाता है। और यह अपने संगीतात्मक सामग्री के लिए जाना जाता है। और इसमें जो है क्या होता है, यज्ञ जो मंत्रों का संग्रह होता है इसमें, और जो भी उन मंत्रों को गाता है उसे क्या कहते हैं आप बताइए? उसे उपगाता कहते हैं, ठीक है? और इसके दो बहुत ही प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है इसके कितने ब्राह्मण ग्रंथ है? तो आप बताएंगे दो ब्राह्मण ग्रंथ है, एक पंचविश है और एक षडविश है, ठीक है? पंचविश और षडविश, षडविश आप लोग ध्यान रखिएगा। और उपनिषद, उपनिषद आप बताइए? तो छांदोग्य और जैमिनी जो है आपके सामवेद के उपनिषद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैसूर निम्नलिखित में से किस तट के लाभदायक व्यापार को नियंत्रित करता था? तो आपको मैसूर जो है मालाबार के लाभदायक व्यापार के नियंत्रित करता था। और मैसूर का नेतृत्व कौन करता था? तो आपको बता दें हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे मैसूर के नेतृत्व करते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर जेल भेजा गया? मैंने आपको बताया रंगून भेजा गया था। आप लोग एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखेंगे तो आप लोग सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि जो आपका प्रीवियस ईयर है एसएससी जीडी का ये फॉर्मेट भी रहा है कि जो आपका प्रीवियस रहता है उसमें में से 20 से 30% आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और यह हो सकता है उस टॉपिक से क्वेश्चन जो बने वो इस क्लास में देखने को मिले आपको, ठीक है? अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10,
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो यह आपका 1767 से 1769 के मध्य हुआ था। और किसके किसके मध्य हुआ था? तो हैदर अली जो कि मैसूर का नेतृत्व कर रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। जबकि आपका आंग्ल मैसूर का दूसरा युद्ध 1780 से 84 के मध्य हुआ था। और आपका आंग्ल मैसूर का थर्ड युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 के मध्य। और चौथा युद्ध आपका 1799 के मध्य। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। 1946 के प्रांतीय चुनावों के दौरान किस राजनीतिक दल ने सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया? तो आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बहुत बार पूछा जाता है। तो 1885 में आपके बॉम्बे, प्रेजेंट में मुंबई में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कभी बंगाल का नवाब नहीं था? क्योंकि आपको पता है अलीवर्दी खान ये तो बंगाल के नवाब थे, जो कि 1740 से 56 के मध्य रहे हैं। सादत अली खान ये आपके बंगाल के नवाब नहीं थे, क्योंकि ये अवध के नवाब थे। ठीक है, अवध के नवाब थे आपके सवाद अदत अली खान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जबकि आपके मीर कासिम, इनका जो है कार्यकाल नवाब के तौर पे 1760 से 63 के मध्य रहा है। और आपके सिराजुद्दौला ये 1756 से 1757 के मध्य बंगाल के नवाब रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय हेनरी लॉरेंस किस राज्य के प्रमुख चुनाव आयुक्त चीफ कमिश्नर थे? मुख्य आयुक्त, सॉरी, चीफ कमिश्नर थे, तो आपको बता दें अवध के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन की आलोचना करने वाली पुस्तकें घरे बाइरे, घर और दुनिया किस बंगाली साहित्यकार द्वारा लिखी गई थी? तो यह आपके रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी। और इसका प्रकाशन वर्ष कब था? तो बता दे, घरे बाइरे जो पुस्तक है इसका प्रकाशन वर्ष 1916 था। और यह किस संदर्भ में प्रकाशित की गई थी? और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि घरे बाइरे, निम्न में से घरे बाइरे क्या है? जैसे कहानी, उपन्यास, और क्या कहते हैं आपका आलोचना, इस तरीके से पूछा जाएगा तो आप बताएंगे घरे बाइरे एक उपन्यास है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। ठीक है, और यह किस संदर्भ में लिखा गया था? तो जो 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था उसमें जो स्वदेशी आंदोलन थे उसके ऊपर इन्होंने यह उपन्यास की रचना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस युवा क्रांतिकारी ने 14 वर्ष की आयु में एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी थी? तो सुनीति चौधरी थी। आपको बता दें, जब आपके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी उसके उसमें जो है पूरे भारत के जितने भी युवा थे वो नया जोश था उनका, उनके अंदर आक्रोश भर गया था। उन्हीं में से थी सुनीति चौधरी और एक इनकी साथी थी, उनका नाम बताएंगे, शांति घोष। ठीक है, शांति घोष, जो कि उस समय 15 वर्ष की थी। इन्होंने कोयली कोयली जिले के जो मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स स्टीवंस, उनको गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी थी। और सोचा था कि इससे जो है हमारा योगदान मिलेगा हमारी स्वतंत्रता में। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब इन्होंने यह घटना को अंजाम दिया उसके बाद इनको जेल डाल दिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह को बढ़ावा देने में किसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? तो आपको बता दें, बेगम हजरत महल ने लखनऊ की तरफ से 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी अगवानी की थी। और यह किसकी पत्नी थी? तो आपको वाजिद अली शाह की यह बेगम थी और इन्हें अवध की बेगम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने विद्रोहियों से दिल्ली का नियंत्रण कब वापस लिया था? तो आप बताइए कब वापस लिया था? तो ये सितंबर 1857 ने विद्रोहियों से जो है दिल्ली का नियंत्रण वापस ले लिया था। जबकि 10 इन्होंने दिल्ली की ओर कूच मई में किया था और वहां पे अपना जो है विद्रोह किया। और फिर अंग्रेज जो थे इन्होंने सितंबर 1857 में इनका जो है दमन करके वहां पर नियंत्रण फिर से वापस कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास संथालों ने विद्रोह किया था? तो 1855 के आसपास। और आप बताएंगे कि संथाल कौन थे? या एक आदिवासी जो है प्रजाति थी इनकी, और इन्होंने विद्रोह किया था, और ये 4 भाइयों के नेतृत्व में किया गया था, जिनका नाम है सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव। ये 4 भाई थे, ठीक है। 4 भाइयों के नेतृत्व में इस विद्रोह को अंजाम दिया गया था। और यह किसके खिलाफ में था? तो जो ब्रिटिश सत्ता थी उस समय की, वो जो भ्रष्ट जीवनदारी की व्यवस्था उन्होंने लागू की थी, उसके खिलाफ हमने आपका संथाल विद्रोह किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित श्रीरामपुर कॉलेज किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपके हुगली नदी के तट पर स्थित है। और श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1858 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न इतिहास में भारत की पहली महिला शहीद और आत्मघाती हमलावर कौन है? और वह रानी वेलु नाचियार की सेना प्रमुख भी थी। तो आपको बता दें कोयली थी, जो कि आपके यह पहली शहीद महिला थी भारत की, और आत्मघाती हमलावर भी थी। अब इन्होंने किया क्या था? जब ब्रिटिश सेना का आतंक एकदम चरम सीमा पर था, तो इन्होंने क्या किया? उनके खिलाफत में अपने पूरे शरीर पर घी लगाया और स्वयं को अग्नि के हवाले करके उनके शस्त्रागार में ये कूद पड़ी, और उनके शस्त्र का जो भंडार था उनको नष्ट कर दिया था इन्होंने। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। और झलकारी बाई, तो ये रानी लक्ष्मीबाई की जो है हम शक्ल थी, और उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने झांसी का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों से, उसमें सहयोग दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा मंदिर हिंदू और इस्लामी वास्तुकला शैली के अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है? तो आपको बता दें लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है यह आपके ओरछा मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि आपके इस्लामी और हिंदू वास्तुकला के शैली के लिए जाना जाता है। और इसका निर्माण आपसे पूछ लिया जाता है, तो यह 1922 में किसके द्वारा कराया गया था? तो वीर सिंह देव के द्वारा कराया गया। वीर सिंह देव, ठीक है, वीर सिंह देव के द्वारा आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि ओरछा में है, उसका निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों की मुख्य जिम्मेदारी क्या थी? तो जो जमींदार थे वो अंग्रेजों ने इसलिए नियुक्त किया था ताकि वो किसानों से जो है लगान वसूल कर सके, और ये बहुत ही भारी मात्रा में किसान से लगान वसूल करते थे। यही कारण था कि बाद में आंदोलन भी बहुत सारे हुए हैं, ठीक है। और जब आपकी जो स्थायी बंदोबस्त है, इसे आपका स्थित मरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, और ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कहां पर? तो बिहार और बंगाल में, संयुक्त रूप से बिहार और बंगाल में आपका स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि लॉर्ड ये भगवान वाला है, तो वो लॉर्ड नहीं है, जबकि वहां जो इंग्लैंड था वहां पे ये एक मतलब की उपाधि दी जाती थी लॉर्ड। तो इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं रहिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेज आमतौर पर स्थानीय भाषा या बोली को संदर्भित करने के लिए किस भाषा का उपयोग करते थे? वो क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः किस वर्ष पंजाब का विलय अधिकार कर लिया था? तो आपको बता दें जब 1839 में, पहले इसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या थी कि ये जरूरत पड़ी कि इन्होंने पंजाब को अपने अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत इन्होंने ले लिया, और जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकार हो गया राजाओं वाला सिस्टम खत्म करके, ठीक है। जब 1839 में जो पंजाब के राजा थे रणजीत सिंह जी, रणजीत सिंह, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई 1839 ईस्वी में। तो जो पंजाब था आपका, वहां पे जो है नेतृत्व की कमी हो गई, अर्थात कोई ऐसा नहीं था कि वहां के लोगों का नेतृत्व करके ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़ा हो सके। तो इस कारण जब इनकी मृत्यु हो गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1849 में बाद में इस पे क्या अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और इसके संदर्भ में युद्ध भी हुए, लड़ाइयां भी हुई, जिसमें कि सिख आपके हार गए थे, जो कि आपका दूसरा आंग्ल में सिख युद्ध हुआ था। सेकेंड वाला आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? आंग्ल सिख, आंग्ल से सिख युद्ध जो आपका हुआ था,
ये 1848 से 49 के मध्य हुआ था, जिसमें कि आपके सिख हार गए थे और आपके अर्थात अंग्रेजों की जीत हुई। तो इन्होंने एकदम वहां के लोगों को एकदम प्रताड़ित करके वहां पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और यह किसने किया था? तो यह 29 मार्च 1849 को, ठीक है, किसके नेतृत्व में किया गया था यह कार्य? 1849 को। अब क्यों उस समय के जो तत्कालीन वहां के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में आपका पंजाब पर इन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो बताइए, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किस वर्ष भारत में गवर्नर जनरल को एक शैक्षिक प्रेषण वुड डिस्पैच भेजा था? तो आपके 1854 में भेजा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आगरा के किले में कौन सी मस्जिद शाहजहां द्वारा शाही महिलाओं के लिए बनवाई गई थी और इसमें 3 गुंबद है? क्योंकि आप देखेंगे जो आयोग ने इसका जो है चारों ऑप्शन बहुत ही सोच समझ के दिया था, क्योंकि चारों ही जो मस्जिद है इनका निर्माण आपके शाहजहां के द्वारा करवाया गया था और इसमें में से 4 जो है आपके आगरा में ही स्थित है। इसलिए आप लोग जब सारी चीजों के बारे में पढ़े रहते हैं तो यही होता है कि आप ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपको बता दें, जो आपकी नगीना मस्जिद थी, इसे ईसाई महिलाओं के लिए बनवाया गया था और इसमें 3 गुम्बद थे। जबकि आपकी मोती मस्जिद, ये भी आपके आगरा में है, शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। और मीना मस्जिद, इसका भी निर्माण आपके शाहजहां ने करवाया, आगरा में है। जबकि आपकी जामा मस्जिद, यह जो है आपकी दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। और ये तीनों कहाँ है? बता दें, यह आगरा में है। आपके निर्माण शाहजहां के द्वारा ही कराया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अंग्रेजों ने महाराष्ट्र के किसानों को किस फसल का उत्पादन करने के लिए मजबूर किया था? तो कपास की फसल के उत्पादन के लिए अंग्रेजों ने मजबूर किया था महाराष्ट्र के जो किसान थे उनको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बताइए, विश्व धर्म संसद शिकागो में किस वर्ष आयोजित की गई थी और उसका नेतृत्व भी आप लोग बताइए। तो जो है आपके 1893 शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म संसद लगा था, अमेरिका में, ठीक है। और इसका नेतृत्व भारत की तरफ से किसने किया था? नेतृत्व आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, स्वामी विवेकानंद ने, विवेकानंद ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई जी ने झांसी में अंग्रेजों को भारी चुनौती दी थी? तो तात्या टोपे। तात्या टोपे इनके गुरु भी थे और शुरू से इनको इन्होंने प्रशिक्षण भी दिया था। और जब अंग्रेजों के खिलाफ ये खड़ी हुई तब भी तात्या टोपे ने इनके साथ खड़े होकर जो है अंग्रेजों से एकदम टक्कर ली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सेना का क्या नाम था? तो आपको बता दें, जो इनके द्वारा गठित की गई थी सेना, उसका नाम इंडियन नेशनल आर्मी था। और जब इन्होंने इस सेना का गठन किया उसके बाद इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, दिल्ली चलो। और इसमें बहुत सारे युवा शामिल थे, ठीक है। तो ये रही आज की आपकी क्लास। आशा करते हैं क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लोग एक्सप्लेनेशन को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें हमने चारों ऑप्शन को बेहतरीन ढंग से एलिमिनेट किया है, ताकि आपको जो आगामी एग्जाम है उसमें अगर इससे क्वेश्चन बनते हैं इन टॉपिक से, तो आप बेहतरीन ढंग से कवर करा सके। और आपकी जो आगे की क्लास चलेगी उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे हम। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा और शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा वन लाइनर फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जब 1 हफ्ते 2 हफ्ते एग्जाम बचता है तो आपका शॉर्ट नोट्स ही काम देता है। इस क्लास को जब आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो है थ्योरी क्लास कराएं, जिन भी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, इन टॉपिक को हम एकदम फिगर के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, जो भी हमसे हो पाएगा आपको बहुत ही बढ़िया कवर करा देंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। आपकी अभी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा समय है, तो आप लोग एकदम अच्छे से धीरे धीरे अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। और कम से कम आप 140 स्कोर का टारगेट रखिएगा अपने एग्जाम में, जिससे कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। तो जिनका नहीं हुआ है वो इस बार और अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।